गुड इवनिंग एवरीवन। वो गुड इवनिंग। वॉइस आ रहा है क्लियर? वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और वीडियो भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। थैंक यू सो मच। वेरी थैंक यू सो मच डियर। बैठी हुई है डियर। वॉइस क्लियर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख रहे थे डियर। तो बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए अब आप सब अपने अपने आ, अपने अपने कलम को लीजिए, कॉपी को लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। और थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। और सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस कि आपकी कुछ दिन की क्लास मिस हुई। उसको मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपकी जल्दी से जल्दी उस क्लास को कवर कर ली जाए अच्छे से। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपका कोई लॉस नहीं हो। एट अ टाइम आपका कोर्स हो जाए, अपन वैसे ही तैयार करेंगे, ठीक है? चलिए। चलिए डियर, अब अपन स्टार्ट करने वाले थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले ही पढ़ा चुका था आपको बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो मैं वापस थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा कुछ चीजों के बारे में। और फिर अपन कंटिन्यूटी में से आगे की ओर लेके चलेंगे। तो कंटिन्यूटी में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा। तो आई थिंक आप सबने नोट्स बना लिए होंगे प्रीवियस क्लास के। सभी ने प्रीवियस क्लास के नोट्स बना लिए होंगे। और मैं आज अभी उस वाली जो भी अपने पास जो भी पीडीएफ थी वहां से मैं डाउनलोड करूंगा और आप सबको आज भेज दूंगा। अगर कोई टेक्निकल टीम का मेंबर या रात तक रहा तो मैं उससे डाउनलोड करवाऊंगा, ओके? तो चलिए देखिए, अपन ने अपने पास एक प्रिज्मेटिक बार था। तो डियर मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा, डायरेक्ट मैं पूरे की पूरी बात नहीं करने वाला हूँ। ओनली इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है? और इसका लेंथ अपन ने ले लिया कि लेट सपोज इसका लेंथ एल है आपके पास, ठीक है? और प्रिज्मेटिक है। आ, आप सभी ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक का मतलब क्या था? आप सभी ये बताओ प्रिज्मेटिक का मतलब क्या था? प्रीवियस क्लास में आप सभी ने अटेंड की थी तो मुझे बताइए प्रिज्मेटिक का मतलब क्या था? और लेट सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में सर्कुलर मान लूं। आ पीयूष ने कहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज एवरीवेयर इज सेम, ई आई इज कांस्टेंट। जितेंद्र ने भी कहा है कांस्टेंट एरिया।
circular. Everyone, what do you mean by prismatic structure? दो टाइप का होता है डियर. स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन भी बहुत बहुत टाइप से किया जाता है. तो एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग दो टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक का मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा थ्रू आउट द लेंथ कैसा होगा, सेम होगा. मतलब कहीं पे भी आप, अगर कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके निकालो तो हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा. तो यहां पे बात करें प्रिज्मेटिक का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ शुड बी कांस्टेंट. अब जरूरी नहीं है लेंथ के रेस्पेक्ट में हो सकता है ये किसी डायमेंशंस के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इन एवरी डायमेंशन इज सेम. मतलब हर एक डायमेंशन में क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेंथ जनरली मैं अभी एनालिसिस लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए. ऐसे स्ट्रक्चर को प्रिज्मेटिक बोलेंगे. और नॉन प्रिज्मेटिक मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा कैसा रहेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट. अगर बात करें और आपसे पूछे कि बताइए भैया, भैया बताइए इसकी डाया D1 से D2 वेरी कर रही है, तो अब आप बोल सकते हो कि सर ये वाला स्ट्रक्चर नॉन प्रिज्मेटिक है. क्यों नॉन प्रिज्मेटिक है, क्योंकि यहाँ पे डाया चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज कर रहा होगा, तो दैट इज द नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर. तो बिल्कुल अपने पास याद रखना कि सॉम में पहला जंक्शन यही माना जाता है. सॉम का पहला जंक्शन क्या होगा कि स्ट्रक्चर शुड बी प्रिज्मेटिक. अगर स्ट्रक्चर प्रिज्मेटिक होगा तो उससे क्या होगा कि एरिया हर जगह मैं सेम ले सकता हूं. एरिया में कैसा मान सकता हूं, सेम. नॉन प्रिज्मेटिक आ जाएगा तो फिर मैं आपको बात करूंगा कि नॉन प्रिज्मेटिक क्यों नहीं मान रहे हैं और नॉन प्रिज्मेटिक कहां माना जाएगा, इस पे भी बात करनी होगी अपन को. ठीक है, चलिए. अब अपन ने ये कहा था कि सर इसके अंदर इस टाइप के कितने क्रॉस सेक्शन एरिया है इस लेंथ में, तो अपन ने कहा था कि सर इसमें इस टाइप के कितने क्रॉस सेक्शन एरिया, इनफाइनाइट. जब इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलके बना हुआ है तो सब एरिया का अपना एक क्या होगा, सेंटर. तो इस पूरी में एक अपने पास क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, उन सबके अपने अपने सेंटर होंगे और सब सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक लाइन बनेगी और सच लाइन इज कॉल्ड एज अ, बोलो बोलो इस लाइन को क्या बोलेंगे, बोलो इस लाइन को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइन और सेंट्रोइडल लाइन. लॉन्गिट्यूडनल लाइन और सेंट्रोइडल लाइन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है. और अपन ने एक फोर्स लगाया था डियर, लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग अपन ने एक फोर्स लगाया था. और डियर ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग जो प्लेन होते हैं उन्हें एक्सियल प्लेन बोला जाता है. कौन सा प्लेन बोला जाता है, एक्सियल प्लेन. और ये जो फोर्स होगा डियर P, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल फोर्स, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस लग रहा है तो इससे बोला जाता है एक्सियल फोर्स. और किस टाइप का है ये, मैंने कहा था कि फोर्स दो टाइप के होते हैं डियर, नॉर्मल और सियर. तो एवरीवन, मेरे सारे स्टूडेंट ये बताएंगे ये किस टाइप का फोर्स है, नॉर्मल फोर्स या सियर फोर्स. जल्दी जल्दी से आंसर करो, मुझे जल्दी आंसर चाहिए. वेरी गुड. कि सर ये किस टाइप का फोर्स है, तो मैं यही यही बात कर दूं कि सर ये नॉर्मल फोर्स है. वीडियो रुक रुक के चल रहा है, ऐसा क्या सभी को प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इस ये माधव राठी की ही प्रॉब्लम है? तो आप सभी मुझे ये बताइए, वीडियो क्लियर चल रहा है? बिल्कुल. तो माधव आप अपने नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करो. हाँ, नेट प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा नेट को करो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ना. अब डियर उस दिन मेरी क्या बात हुई थी आपसे, उस दिन मेरी बात हुई थी
कि अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, आपने बोला सर ले लीजिए, मैंने बोला नाम, अपन ने बोला एक्स, और एक्स कितनी डिस्टेंस पे फ्री एंड से, एक्स डिस्टेंस पे, तो अपन ने कहा कि इस वाले पे जो सिग्मा होगा, सिग्मा कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया पे, एक्स एक्स पे कितना होगा सिग्मा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया था डियर, जब भी कोई फोर्स लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलोंग लगे या लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे लगे तो स्ट्रेस कितनी आएगी, पी बाई ए। कितना होगा, पी बाई ए। तो मैंने आपसे बताया था, आपको आपसे बात करी थी, आपसे बात करी थी, तो अपने पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, स्ट्रेस बराबर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया टू द फोर्स अपॉन एरिया। यहां तक मैं बात कर चुका था और अच्छे से समझा चुका था इस चीज को, यस या नो। यहां तक मैंने बात कर चुका था, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि सर, कि डियर स्टूडेंट, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, दोनों दोनों का नेचर डिफरेंट होगा। ये वाला इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है। फिर आपसे पूछा जाए कि सब अपन ने इसको बराबर क्यों किया सर, एफ को पी के बराबर क्यों लिखा, तो हमने कहा कि एफ अननोन है और पी अपने पास नॉन है, तो अननोन को हमेशा नॉन के टर्म्स में लिख के ही अपन क्या करते हैं, चीजों को फाइंड आउट करते हैं। जो भी अपने पास रिसोर्सेस होते हैं उसी टर्म में अपन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने पास हो चुका था। चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब मैं यहां लिखा था मैंने, न्यूमेरिकली दोनों कैसे हैं, तो न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे, पर कब सेम होंगे, न्यूमेरिकली दोनों कब सेम होंगे, जब इक्विलिब्रियम में होगा। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो जितना इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, या जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लगेगा। हाँ, न्यूमेरिकली सेम, बट फिजिकल मीनिंग इज डिफरेंट। कौन सा फंक्शन है स्ट्रेस, कौन सा फंक्शन बताया था मैंने, स्ट्रेस कौन सा फंक्शन है, पहला क्वेश्चन, पहला नोट, आ जाइए नोट में, नोट नंबर फर्स्ट, स्ट्रेस कौन सा फंक्शन है, वेरी गुड, स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन। स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन, पहला पॉइंट। सभी को क्लियर हो तो यस करो, सभी को क्लियर है कि पॉइंट फंक्शन है, और मैंने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में समझाया था इस चीज को। पॉइंट पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या, तो आप कहोगे कि सर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर पॉइंट ए की बात करें, या पॉइंट बी की बात करें, या पॉइंट सी की बात करें, पॉइंट डी की बात करें, पॉइंट और भी किसी की भी बात करें, तो इस पी की वजह से इन सब पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी वो भी मैंने आपको बताई थी, F1, F2, F3, Fn, ये सारी की सारी स्ट्रेस कैसी होगी, तो अपन ने कहा था कि सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा सी बराबर सिग्मा डी बराबर पी बाई ए। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के सभी पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होगी, कब सेम होगी, जब आप पी कहां लगाओगे, सेंट्रोइड पे। यही इसका मतलब था, यही इसका क्या था, मतलब था डियर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपको आपको क्वेश्चन किस टाइप से देगा याद रखो, फिर मत बोलना मुझसे कि सर कहां से आ गया, आगे काम आएगा।
सबसे पहले तो आपको वो ये डायरेक्ट फोर्स लगाएगा और बोलेगा प्रिज्मेटिक है और एरिया ए है, बोलेगा कि बताइए इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस होगी, इस वाले ए पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस होगी। फिजिकल मीनिंग इसलिए डिफरेंट होगा डियर, प्रीवियस क्लास देखो, जो आपके पास एफ आया था दैट इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, और जो पी था वो एक्सटर्नल था, वो बाहर से आपने लगाया था, और बॉडी जो रजिस्ट कर रही थी ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस वो आपके पास एफ था, इसलिए दोनों का फिजिकल मीनिंग अलग है। हाँ यहाँ बताइए, सिग्मा ए कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि कितना फोर्स लग रहा है पी, और एरिया कितना है इस क्रॉस सेक्शन एरिया का ए, दैट इज द पी बाई ए। कल को आपसे पूछ लिया कि बताइए यहाँ पे स्ट्रेस कितनी, यहाँ पे इतनी स्ट्रेस कितनी बी पे, तो आप बोलोगे पी बाई ए, पी बाई ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी इसी सीरीज में, स्ट्रेस के ऊपर फिर बात करें, तो अगला इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आपके पास जो स्ट्रेस होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगा, वो स्केलर होगा, वेक्टर होगा या टेंसर होगा। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि ये स्केलर होता क्या है। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी। ओके, ओके, वेरी गुड। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए ओनली और ओनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी को अपन कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल बताओ, स्केलर का एग्जाम्पल बताओ, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स भी याद रखो। लेंथ, ओके, डिस्टेंस, स्पीड, यस, मास, वेरी गुड। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अभी याद रखो, ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड और एक फोर्स का, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक द फोर्स, अगर कल को आपके पास फोर्स की बात की और उसने कहा कि मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और इधर की साइड 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया और इधर की साइड मैंने लगाया 15 न्यूटन का, तो दैट इज द फोर्स। अब आपको कहना पड़ेगा, आपको उसकी इसकी 20 न्यूटन के बारे में, अगर इसके बारे में बताना पड़ेगा तो ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा कि ये आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का, 20 मैग्नीट्यूड का आपने फोर्स लगाया हुआ है। अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि साहब 20 न्यूटन, नहीं, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स में। अगर आप 10 के बारे में बात करोगे तो उसके बारे में बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में मिलेगा 10, तो वाई डायरेक्शन में मिलेगा 10। ठीक है, और भी मैं बात करूंगा इस पे अभी, है ना। ये सारी की सारी मैकेनिक्स में बात की जाती है ना। अब एक चीज मैं अभी टेंसर के बारे में एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए आपको दो तो डायरेक्शन चाहिए और एक मैग्नीट्यूड चाहिए। दो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट आपको होगा। अब ये दो डायरेक्शन कौन सी होगी इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पूरा बात करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को जब मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ाऊंगा। तो अभी आप इतना सा याद रखो कि
आपके पास जो स्ट्रेस होता है वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर का मतलब इसको डिफाइन करने के लिए दो डायरेक्शन चाहिए। दो डायरेक्शन में मैं सब कुछ बताऊंगा कि दो का क्या मतलब होगा, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें पे मैं बिल्कुल फोकस करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, अब इतना सा याद रखो, है ना। टेंसर, क्या क्वेश्चन क्या है? वीडियो लेट चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो एट ए टाइम चलना चाहिए डियर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप टेक्निकल टीम से बात करते रहो वहां पे। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होगी, तो दूसरी चीज याद रखो, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अभी आपको इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है टेंसर पे, कि सर ने तो टेंसर बताया नहीं, निकाल दिया, नहीं। मैं इतना अच्छे से टेंसर समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको। सारी सारी चीजों पे मैं विद एग्जांपल बात करूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। अभी बस मैंने एक ही चीज बोली है, टेंसर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए दो डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। इसलिए कभी भी देख लेना, स्टैंडर्ड बुक में सिग्मा को ऐसे लिखेगा, सिग्मा एक्स एक्स। अगर सीएल लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो आपको तो आपने ऐसा देखा होगा, तो आपके मन में आया होगा कि सर ये दो क्यों लगाए, सर ये दो क्यों लगाए। ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम है। चलो मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है ना। लेट चल रहा है। ओके ओके। हाँ, चलो मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल टीम से, जब तक आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अपने पास इस टाइप को देखने को मिलता है, और फिर अपने मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये दो सफिक्स क्यों लगाए, ये दो क्यों लगाए, क्या मतलब है इनका? हर चीज का दुनिया में मतलब है। तो इनका ये मतलब है, ये दो सफिक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब डायरेक्शन किसकी, वो सारी बात मैं बताऊंगा। कितनी डायरेक्शन को? दो डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड तो एक रहेगा ही रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर कोई बोले कि टेंसर के और एग्जांपल बताओ, तो स्ट्रेन भी एक टेंसर क्वांटिटी होती है, आगे जाके बताऊंगा, पूरा चैप्टर है ये। और एक और होता है आपके पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखना कभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आप ऐसे लगाते हो, अरे दो क्यों लगाए, एक ही लगा देते। हाँ, वेरी गुड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो ए टेंसर क्वांटिटी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी दो सफिक्स लगाते हो आप, एक्स और एक्स। क्यों लगाते हो? क्योंकि ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन करने के लिए भी अपन को दो डायरेक्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहां तक दोनों पॉइंट क्लियर। तीसरा, तीसरी बात यहां करेंगे। तीसरा बात यहां करेंगे, तीसरा इससे रिलेटेड पॉइंट, एक्सियल एक्जियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एक्जियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, रिफ्रेश करो एक बार अगर रुक के चल रहा है तो वीडियो। डियर समझना, एक्जियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है समझना। आपने एक फोर्स पी लगाया और आपसे कहेगा कि बताइए इस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बताइए हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस कैसी रहेगी?
बोलो, इस लोड की वजह से हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस कैसी रहेगी? तो आपने कहा सेम, तो बनाओ सेम, सारे के सारे सेम बना दो, सारे एरो का एक ही मैग्नीट्यूड रखना। तो ये वाला जो चीज बना, इसे बोला जाता है एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। कभी कभी इसको ऐसे भी बना सकता है डियर, आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा यहाँ पे, सर्कुलर है तो सर्कुलर दे दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, जब इसको साइड से देखोगे तो क्या दिखाई देगी? लाइन। साइड से क्या दिखाई देगी? लाइन। बताओ इसके हर पॉइंट पे स्ट्रेस कैसी रहेगी? तो हमने कहा कि इसके हर पॉइंट पे स्ट्रेस कैसी रहेगी? सेम। कितनी वैल्यू होगी? तो सिग्मा बराबर कितनी वैल्यू होगी? पी बाई ए। तो बताइए किस शेप का दिखाई दे रहा है? नहीं, एएलडी अलग चीज होगी, एएलडी अलग चीज होगा पीयू प्रजापति जी। प्रजापति जी, एएलडी अलग होगा। ये है एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एएलडी अभी अब मैं बाद में बनवाऊंगा। तो बताइए, ये वाली चीज समझ में आई? तो बताइए क्या बनेगा? यूनिफॉर्म, हर जगह सेम स्ट्रेस होगी। तो बताइए किस शेप का होगा? रेक्टेंगल। चार ऑप्शन दे देगा। बाकी बताइए कैसा होगा? एक ऐसा दे देगा, एक ऐसा दे देगा, एक ऐसा दे देगा, और एक ऐसा दे देगा। बोलेगा बताइए इसमें से एएलडी कौन सा है या एक्सियल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम। अरे सभी को क्लियर हो तो यस करो, ना तो नो करो। अगर क्लियर है कि हमें यस एकदम, मुझे सभी के 51 लोग देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये पूरे के सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव दिखें। मजा आता है लाइव होते हैं तो। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है डियर। वेरी गुड। और समझ में सभी को अच्छे से आ रहा है? मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि सोम बेसिक है। सोम आएगा तो सारे सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और सब्जेक्ट समझने में इजीनेस होगा। हाँ, वीडियो प्रॉब्लम है, मैं समझ गया आयुष। आयुष वीडियो प्रॉब्लम है, इसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने कितने पॉइंट हो गए? इससे रिलेटेड कितने पॉइंट हो गए? स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, लेकिन इस केस में हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होगी। इस वाले स्पेशल केस में, स्पेशल केस का मतलब जब अपन लोड को कहां लगाएंगे? जब अपन लोड को सेंट्रोइडल एक्सिस पे लगाएंगे, तो उसकी वजह से हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होगी। दूसरा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड? दूसरा पॉइंट ये कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर। टेंसर से क्या समझेंगे? ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और भी एग्जांपल सर? तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके एग्जांपल है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इसके एएलडी में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चौथा पॉइंट, फोर्थ, यूनिट। यूनिट, यूनिट की बात करें तो सिंपल सा अपने पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है डियर? न्यूटन। 1 न्यूटन। एरिया का एम के इस यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बताइए 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कितना हो गया? तो दैट इज द 1
पास्कल। डियर, जिनको भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करें और उसके बाद वीडियो को वापस चलाएं, तो फिर आपका वीडियो अच्छे से चला जाएगा। ठीक है। अब आप ये बताओ, इन तीनों पास्कल में से कौन सा पास्कल सही है? इन तीनों पास्कल में से कौन सा पास्कल सही है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, या तीनों ही सही है? सभी के सभी जवाब दो, एवरीवन। कुछ बहुत बढ़िया स्टूडेंट है मेरी क्लास में जो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हो। फील आता है कि चलो ठीक है। इन तीनों पास्कल में से कौन सा पास्कल सही है? तो डियर, सबसे पहले तो ये यूनिट पास्कल, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, तो हम उन्हें सर पास्कल के नाम से पुकारते हैं। भी रेस्पेक्ट, हमें रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि साइंटिस्ट है, अपन से बड़े हैं, बहुत सारा काम किया है, तो सर पास्कल। और जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट दी जाएगी, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट दी जाएगी, उस यूनिट का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। यहां देखो, दोनों ही कैपिटल हो गए, गलत हो गई। दोनों स्मॉल हो गए, गलत हो गया। और ये वाला एकदम सही है, एक कैपिटल एक स्मॉल। और स्मॉल वाला उनके चरणों में पड़ा हुआ है डियर, एकदम, और उनसे विनती कर रहा है। तो इसी तरह से होना चाहिए, उनके चरणों में होना चाहिए। दोनों तो खड़े कर दिया आमने सामने, तो ये गलत हो जाएगी। तो ओनली और ओनली पहला यूनिट सही है। बिल्कुल पहला ही यूनिट सही है, याद रखना। दूसरा और तीसरा यूनिट गलत है। तो जब अपन मेन एग्जामिनेशन में ऐसी गलतियां करते हैं तो उसके नंबर माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ छोटी से छोटी चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आपका प्री तो निकले ही सही। हाँ, बिल्कुल चरणों में होना चाहिए। ठीक है। तो उसी टाइप से तो 1 पास्कल हो गया आपके पास। ठीक है, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट जो सबसे ज्यादा काम आएगा, 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्यों इस यूनिट का सबसे ज्यादा काम है, उस पर मैं फोकस करूंगा, उस पर बात करूंगा। तो पहले तो 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा मेगा में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 पास्कल। कितना? 10 की पावर 6 पास्कल। अब आ जाइए, 10 की पावर 6 पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। पास्कल की जगह लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितना एमएम? 1 मीटर में कितना एमएम? बोलो, 1 मीटर में कितना एमएम होता है? जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड, 1000 एमएम। या 10 की पावर 3 बोल दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 6 न्यूटन। इस मीटर स्क्वायर को भी, इस मीटर को भी मैं एमएम में बदलूंगा, तो यहां मैं लिख दूंगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो सबको क्लियर है? स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 3, तो 1 मीटर में मीटर की जगह 10 की पावर 3 और एमएम स्क्वायर लिख दिया। तो डियर, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6। तो 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन अपॉन एमएम स्क्वायर। सभी को क्लियर है ये यूनिट? ये यूनिट सबसे ज्यादा यूज आएगी। जब भी आप न्यूमेरिकल निकालोगे तो ये यूनिट सबसे ज्यादा यूज आएगी। ठीक है। वेरी गुड, एकदम क्लियर। अब डियर, क्या होगा, ये यूनिट सबसे ज्यादा यूज क्यों आती है? तो आप जब आप देखना,
जब कभी भी अपन कोई स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेते हैं, तो बताइए जब भी आप स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसपे आप टेस्टिंग करने वाले होते हो, तो जब भी आप टेस्टिंग करने वाले होते हो तो उस स्पेसिमेन की डायमेंशन किस में होती है? मीटर में लेते हो या एमएम में लेते हो? मीटर में इतना बड़ा स्पेसिमेन लेते हो या छोटा सा इतना सा स्पेसिमेन लेते हो? हमेशा एमएम में लेते हो, हमेशा एमएम में लेते हो, क्योंकि स्पेसिमेन की जो डायमेंशंस होती है वो हमेशा एमएम में होती है। और हमेशा याद रखना, आपको एरिया, आपको हमेशा एरिया एमएम में देगा। वो एमएम में कैसे देगा? वो इस टाइप से एरिया दे देगा भैया, 30 mm और 40 mm। तो आप हमेशा याद रखना कि एरिया, एरिया मतलब जब भी आपको डायमेंशन एमएम में दे रखी हो, इस यूनिट का काम कर लो, हमेशा एमएम में रख दो तो मेगा में आंसर आ जाएगा। सब समझाऊंगा, ये केजी फोर्स क्या होता है सब आएगी, थोड़ा ध्यान तो दो। पहले ही बता दूंगा, और यूनिट 1 बाय 1 यूनिट आती जा रही है, समझाता जा रहा हूं। और किसने पूछा ये? हुसैन साहब पूछना चाहते हैं आई थिंक, कि सर केजी फोर्स क्या होता है, सब समझाएंगे साहब, थोड़ा सा टेक टाइम दो। ठीक है, चलिए, ये यूनिट याद रखना। डायमेंशन जब भी एमएम में हो इसी को यूज करना सिखाऊंगा। तीसरा यूनिट 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल, बताइए गीगा में कितना पास्कल होगा? गीगा में, हाँ डियर, जो अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उनके जो एडमिन है, मुझे भी एडमिन बना दो, जिससे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड कर सकूं। ठीक है, मुझे भी एडमिन की थोड़ा सा उपाधि दे देना ग्रुप में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। 1 गीगा में होता है 10 की पावर 9 पास्कल। अब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको मुझे मेगा में बदल के बताओ कि 1 गीगा कितना मेगा के बराबर होगा? 1 गीगा कितने मेगा के बराबर होगा? वेरी गुड प्रजापति जी, वेरी गुड। हम इसे मेगा में बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6, सॉरी 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 सॉरी, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, 9 को अपन इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से दौड़ सकते हैं, तो ये हो गया मेगा, तो ये बन गया 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। तो 1 गीगा, कभी भी गीगा में दे रखा हो और मेगा में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट लगा देना। ठीक है, चलो, फोर्थ यूनिट 1 kgf। बताइए किसकी यूनिट है? सबसे पहले तो बताइए 1 kgf किसका यूनिट है? एवरीवन, सभी डियर, 1 kgf किसका यूनिट है? पीयूष ने कहा है कि वेट का, प्रजापति जी ने कहा है फोर्स का। एवरीवन, सभी के सभी मुझे आंसर करेंगे। वेरी गुड डियर, ये फोर्स का यूनिट है। और जो आप वेट बोल रहे हो ना, mg, तो mg भी तो एक तरीके का क्या है? फोर्स है। कौन सा? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स की यूनिट होती है 1 kgf। अब आपसे बोलेगा कि सर केजी, हम तो न्यूटन भी पढ़ा है फोर्स की यूनिट, तो अपन वही करेंगे, इस केजीएफ को न्यूटन में बदलेंगे। तो 1 kgf में कितना न्यूटन? तो याद रखिए जी है, तो जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी की यूनिट कितनी होती है? 9.81 न्यूटन। 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन, क्योंकि जी जी आ रहा है। जी का वैल्यू कितना होता है? जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81। और कभी कभी इसे आप 10 भी ले सकते हो, क्योंकि जी को वो 10 मान के चल रहा है। तो 1 kgf आ जाए, kgf आ जाए और न्यूटन में बदलना हो, तो आप 9.81 एग्जैक्ट है और 10 भी ले सकते हो। ठीक है, और इसी के नीचे अगर मीटर स्क्वायर लगा दूं, तो यहां भी मीटर स्क्वायर लगा देना।
यहाँ भी मीटर स्क्वायर लगा देना, तो ये बन जाएगा 10 पास्कल। अब किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे? हाँ हुसैन साहब, अब क्लियर हो गया केजीएफ। हुसैन साहब अब क्लियर हो गया, और सभी के सभी मुझे बताओ क्लियर हो गया? डियर पीयूष, पीयूष, फोर्स का यूनिट है। फोर्स को अपन न्यूटन भी बोलते हैं, और न्यूटन न्यूटन भी बोल सकते हैं, और केजीएफ भी बोल सकते हैं। दोनों यूनिट है। जैसे अपने पास स्ट्रेस के कितने यूनिट आए, स्ट्रेस के अपने पास कितने यूनिट आए भैया? पास्कल बोलो, मेगा पास्कल बोलो, गीगा पास्कल बोलो, आपकी इच्छा हो जो कुछ भी बोल सकते हो। इसी तरह से ये यूनिट है फोर्स के भी, और इन्हें आपस में जैसे इसको कन्वर्ट किया ना, कि 1 मेगा में कितना पास्कल, अपन ने किया कि 1 मेगा में कितना पास्कल भैया? 10 की पावर 6 पास्कल। इसी तरह से अपन ने कन्वर्ट किया है ये। ठीक है, हाँ याद रखना इस चीज को। ये यूनिट है जिनका कन्वर्जन चल रहा है एक दूसरे में। ठीक है, तो चलिए यहां तक अपने पास हुआ। अब आपको यहां तक क्लियर है सारी बातें? तो आज अपन ने ये सारी चीजें देखी, और आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो मैं आगे लेके चलता हूं आपको। 4 पॉइंट अपने पास हो गए हैं जो याद होनी चाहिए। हाँ बड़ा कर रहा हूं, वो तो मैंने छोटा इसलिए किया था कि मैंने सारा समराइज कर दिया। हाँ वेरी गुड। चलिए, ओके वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। प्रेशर, डियर प्रेशर क्या पढ़ा? एफएम, एफएम हो गया आप सभी का? आप सभी का एफएम हो गया तो यस करो अगर एफएम पढ़ लिया हो तो। आप सभी का एफएम हो गया? यस, वेरी गुड। तो चलो आप सभी ने एफएम पढ़ा, तो मुझे ये समझाओ कि प्रेशर बराबर, आपने पढ़ा होगा प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यही पढ़ा? अरे प्रेशर आपने फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा, और स्ट्रेस भी आपने क्या पढ़ा? फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा। आप मुझे बताओ, इन दोनों की यूनिट भी सेम है, फॉर्मूले भी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है? दोनों में डिफरेंस कहाँ है? हम्म, डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस है या नहीं? वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर कर रहे हो। तो डियर, आपने जो आंसर की वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब समझो कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। मैं आपको करीबन 5 to 6 डिफरेंस बताऊंगा, और बहुत क्लियर तरीके से आप समझने की कोशिश करना। तो उसको समझने से पहले मुझे प्रेशर को समझना पड़ेगा। आप जितने भी प्रेशर्स के बारे में मुझे बता रहे हो ना, ये प्रेशर के बारे में आप जितने भी मुझे बता रहे हो, या फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आप? फ्लूइड प्रेशर की बात आप कर रहे हो जो आपने एफएम पढ़ा। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्लूइड प्रेशर ही हो।
अभी बात करूंगा मैं उसकी भी, फ्लूइड प्रेशर पे भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं जनरलाइज फॉर्म में प्रेशर की बात करूंगा। प्रेशर प्रेशर को कैसे, अगर मैं एट्थ क्लास की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं, तो एट्थ क्लास में क्या समझाई जाती है? प्रेशर, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एरिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एरिया। एक फोर्स का एरिया पे जो इफेक्ट होगा, एक फोर्स का एरिया पे जो इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। और टेंथ क्लास की मैं डेफिनेशन लेके चलूंगा, फिर मैं आपको एफएम में लेके आऊंगा, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, वन बाय वन सारी बात करेंगे। तो एक फोर्स का जो एरिया पे इफेक्ट होगा वही प्रेशर है। समझाओ सर कैसे? तो डियर, समझाने की बात यह है, मेरी बात समझना। ये मार्कर आप देख रहे होंगे, ये मार्कर आप देख रहे होंगे। अगर इस मार्कर को मैं इस दीवार के अंदर, इस दीवार के अंदर इंसर्ट करवाना चाहता हूं, अंदर की साइड क्या करवाना चाहता हूं, अंदर की साइड उनको भेजना चाहता हूं, तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा हैमर के थ्रू, तो बताइए ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, इस वाली साइड से बताओ, ये अंदर जाएगा नहीं जाएगा? अगर आपके पास ये साइड आप देख पा रहे हो तो सामने से, नहीं जाएगा, ये दीवार के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब ये एरिया ज्यादा है, और जो इस फोर्स का इफेक्ट आएगा, जो फोर्स लगाओगे उसका जो इफेक्ट आएगा इस एरिया पे, अगर एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया अगर ज्यादा है, तो इस फोर्स का इस एरिया पे जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कम। मतलब प्रेशर कम लगेगा और ये अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं इस साइड से नहीं करके इधर से थोड़ा एरिया क्या कर दूं, हटा दूं, एरिया कम कर दूं, एरिया को रिड्यूस कर दूं, और उतने ही अमाउंट का फोर्स इस पे लगाऊं, उतने ही अमाउंट का फोर्स इस पे लगाऊं, तो अब वो इजी तरीके से अंदर की साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेम फोर्स, फोर्स सेम रखा, लेकिन एरिया कैसा कर दिया? कम। जब आपने एरिया कम कर दिया, तो इस फोर्स का इस एरिया पे जो इफेक्ट है वो क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ये क्या होगा? ये अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेशर है डियर। प्रेशर की वजह से प्रेशर के एप्लीकेशन है। और देखो, और समझो, लगेज बैग आपके पास होता है, लगेज बैग, लगेज बैग में आपके पास हैंडल होता है डियर। उस हैंडल से आप उस लगेज बैग को पकड़ के लेके जाते हो। ठीक है, उस लगेज के अंदर आपके क्या रखे होते हैं? क्लॉथ, आपके जो भी इसेंशियल आइटम्स है वो सब रखे हुए हैं। और उस लगेज पे नीचे की साइड एक फोर्स आ रहा है, एमजी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने उस लगेज को पकड़ा हैंडल से और आप लेके जा रहे हो। अब आप ऐसा करो, उस हैंडल को हटाओ, उस हैंडल को हटा के एक पतला सा वायर लगा दो, एक पतला सा वायर लगा दो। बताइए आपकी हथेली पे, आपके हाथ पे क्या इफेक्ट आएगा? बोलो। आपका हाथ कट जाएगा, और आपने ये महसूस भी किया है। कई बार आप, जब आप किसी चीज को कैरी करते हो, और उसका जो कैरी करने का जो हैंडल है वो बहुत पतला होगा, पतला होगा, तो आपके हाथ पे लकीर आ जाएगी, कट जाएगा आपका हाथ। इसलिए ही, इसलिए ही हैंडल को अच्छे से डिजाइन किया जाता है। हैंडल को अच्छे से डिजाइन करने पे आपके हाथ पे प्रेशर कम आता है, और इजी तरीके से आप कैरी करते हो। तो किसका इफेक्ट है? प्रेशर का इफेक्ट है। वहां आपने हैंडल को हटा के जब आपने थिन वायर लगाया, थिन वायर लगाया, तो आपने एरिया कम कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया, और आपके हाथ पे ज्यादा प्रेशर आया, और उस प्रेशर ने आपकी हाथ को काट दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारी मैकेनिक्स की बातें डियर जो मैं आपको समझा रहा हूं, छोटी छोटी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट है प्रेशर के। अब अपन यहां बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर की। ये तो प्रेशर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉज ऑफ
फ्लूइड प्रेशर। सभी आंसर करो, जब तक 2 मिनट में दे रहा हूं। आप सभी के आंसर आने चाहिए कि फ्लूइड प्रेशर का क्या रीजन है। आप सभी आंसर करो, क्या रीजन है, किसकी वजह से फ्लूइड प्रेशर होता है। फ्लूइड प्रेशर किसकी वजह से होता है, सभी आंसर करिए। जितनों ने भी एफएम पढ़ा हुआ है, एक अच्छे से आंसर कर लो कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। कहाँ पे फ्लूइड प्रेशर होगा, किसकी वजह से फ्लूइड प्रेशर होगा। मैं जितने भी कमेंट देख पा रहा हूं, उन सभी कमेंट में मुझे ओनली दो आंसर मिले हैं। दो आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर गलत हैं। चलिए, वेरी गुड। देखिए डियर, आप बताओ मुझे, वैक्यूम में कितना प्रेशर, वैक्यूम में कितना प्रेशर, चलो बोलो, वैक्यूम में कितना प्रेशर। जीरो। वेरी गुड, सबने कहा सर जीरो। अरे क्यों जीरो, क्यों जीरो, क्या रीजन है वैक्यूम में जीरो प्रेशर है। बताइए कितने फ्लूइड पार्टिकल, वैक्यूम में कितना फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल कितना, मास ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कितना, मास ऑफ फ्लूइड कितना होता है वैक्यूम में, कितना, जीरो। अरे वैक्यूम में कोई फ्लूइड पार्टिकल रहता ही नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि वैक्यूम में प्रेशर जीरो, क्यों जीरो, तो अगर आपको बिल्कुल पता होगा तो आप बता पाओगे, अगर प्रेशर का आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो कॉज ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, किसकी वजह से फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड मास, फ्लूइड मास जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लूइड प्रेशर ज्यादा होगा। वैक्यूम में कोई फ्लूइड मास नहीं होता है, तो उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होता है। बात क्लियर है, कभी पूछे आपसे इंटरव्यू में तो। ग्रेविटी व्रेविटी नहीं जितेंद्र जी। राजेंद्र, ओके। हाँ, वैक्यूम में जीरो प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि वहां फ्लूइड पार्टिकल नहीं होते हैं। जब फ्लूइड पार्टिकल नहीं होंगे तो उनकी वजह से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि रीजन ही क्या होता है, फ्लूइड मास। जितना ज्यादा फ्लूइड मास होगा उतना ही ज्यादा फ्लूइड प्रेशर होगा। देखो कैसे, और देखो, वेट वेट वेट, वेट ऑफ फ्लूइड मास, हाँ फ्लूइड मास बोल दिया ना मैंने। और देखो, अरे पीयूष, पीयूष ये बता, ये मेरी, पीयूष तो क्या, पीयूष जी बताएंगे कि ये मेरी अर्थ है, और इस अर्थ पे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ गार्डन में, मस्ती से मस्त हवा ले रहा हूँ एकदम। ये पीयूष को बिठाया है मैंने, और पीयूष मस्त हवा ले रहा है एकदम।
ठीक है। अब आप ये बताओ, इस पीयूष के ऊपर कितना प्रेशर है? पीयूष के ऊपर कितना प्रेशर? पीयूष के ऊपर कितना प्रेशर? हाँ, वेरी गुड। पीयूष ने कहा कि सर मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 एम। कितना है? 180 एम। वेरी गुड। अब मेरी बात समझना, इस 180 एम से क्या मतलब है आपका? मेरी बात समझना। आप बोलोगे सर ये कौन सा फ्लूइड प्रेशर है, कहाँ है मास? सर मास कहाँ है, कहाँ फ्लूइड है? तो मैंने कहा इस पीयूष के ऊपर बहुत सारी गैसेस है डियर, बहुत सारी गैसेस है इस पीयूष के ऊपर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद कर लेना, काम आएगा। किसमें? किसमें काम आएगा सर ये? सर ये काम आएगा आपके पास जीएस में, जीके जीएस में पढ़ोगे वहां पे। ठीक है। बहुत सारी लेयर्स है जिनमें फ्लूइड मास है। ऑक्सीजन कितना होता है आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सबका अपना अपना वेट होता है। अगर मैं इसके ऊपर एक कॉलम बना दूं, ये कॉलम है, और इसमें पूरा का पूरा आपके पास गैसेस भरी हुई, उनका वेट, और ये एच हाइट का कॉलम है। तो इस फ्लूइड मास की वजह से, इस फ्लूइड मास की वजह से इस पीयूष पे जो प्रेशर आ रहा है, P इक्वल टू रो जी एच, और वो निकल के आएगा 180 एम। हाइट करीबन आई थिंक 1.2 किलोमीटर होती है, जो कैलकुलेट करते हैं। एयर का रो पता होता है, जी पता होता है, सारे कैलकुलेट करने के बाद वो कितना आता है? 180 एम। तो अपने ऊपर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? फ्लूइड मास। जो अपने ऊपर फ्लूइड मास है उसकी वजह से अपने पास क्या है? अपने पास प्रेशर क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से? बाहर से जो फ्लूइड मास है। ठीक है। अब पीयूष को शक्तिमान बना दें? बोलो, पीयूष को शक्तिमान बना दे अगर आप कहो तो। बना दे, बना दो। तो पीयूष को शक्तिमान बना दिया, और पीयूष अब थोड़ा ऊपर आ गया यहाँ पे। पीयूष अब शक्तिमान बन गया और पीयूष थोड़ी हाइट पे आ गया ऊपर। तो बताओ प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा? बताइए, प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज कर जाएगा? वेरी गुड। अरे प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि फ्लूइड मास, अब फ्लूइड मास कम हो गया, इतना ही फ्लूइड मास काम आ रहा है प्रेशर लगाने में। तो अब प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए इसलिए हाइट पे, जैसे जैसे हाइट पे अपन जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। बात समझ में आई? बात पकड़ में आई कि प्रेशर का रीजन क्या है डियर? जब अपन कोई किसी चीज को पढ़ेंगे ना, तो जब अपन, अगर अपन एफएम पढ़ रहे हैं तो एफएम की जान ही कौन है? एफएम का मतलब ही कहां से शुरू होता है? प्रेशर से। अगर मैं आपको सोम पढ़ा रहा हूं तो सोम का मतलब ही स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस के बारे में हर पॉइंट पता होना चाहिए, तब जाके आगे बढ़े उसके अंदर। बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे 1.2 से, अंतरिक्ष में नहीं घूमने जाना है अभी। ठीक है। वेरी गुड। तो जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। तो मैं इतना ही समझाना चाह रहा था आपको। तो चलिए, आपको क्लियर हुआ प्रेशर के बारे में। तो मैं यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ स्ट्रेस और प्रेशर में। तो इधर की साइड में प्रेशर ले रहा हूँ डियर, और इधर की साइड में स्ट्रेस लूंगा।
स्पेस एक तरह का, देखो अगर आगे अगर हम अपन स्पेस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। कभी फुर्सत होगी तो आपको बताऊंगा कि 1.2 किलोमीटर से ऊपर जाने पे क्या क्या हो सकता है, तुम फट भी सकते हो। हाँ, तो चलिए, पहली चीज तो प्रेशर जो क्रिएट होता है वो बाहर फ्लूइड मास की वजह से, मतलब बाहर की वजह से होता है, इसलिए ये एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है। दैट इज द एक्सटर्नल क्वांटिटी। और आपके पास जो स्ट्रेस है वो इंटरनली जनरेट होता है, इसलिए एक इंटरनल क्वांटिटी है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, प्रेशर मेजरेबल होता है क्या? कोई प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है या नहीं? प्रेशर इज ए मेजरेबल या नॉट? प्रेशर को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है या नहीं? सभी से क्वेश्चन है मेरा। सभी से क्वेश्चन है मेरा कि प्रेशर मेजरेबल है या नॉट? मेजर किया जा सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है कि सर बैरोमीटर, मैनोमीटर, सारी की सारी चीजें बता रहे हो, बर्डन गेज। और सभी आंसर करो, सभी क्लास में अपने आप को। वेरी गुड। देखिए डियर, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेशर कैन बी प्रेशर प्रेशर कैन बी, या ऐसा बोलो, इट इज द मेजरेबल इट इज द मेजरेबल इट इज द मेजरेबल क्वांटिटी। और आपने सभी ने कहा तो उसी में लिख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन से डिवाइस से? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस को देखो एक बार, वॉइस चेक करो। आई थिंक क्लियर आ रही होगी यार। बैरोमीटर। मैकेनिकल एसएससी जेई में यही पूछा था। एसएससी जेई का क्वेश्चन है, मैकेनिकल, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर। किससे करते हैं? बैरोमीटर से। वेरी गुड। वॉइस प्रॉब्लम कितनों को आ रहा है? नरेश, नरेश को आ रहा है? ओके ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा क्या है कि इसको मुझे बार बार यूज करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो टेक 5 मिनट लूंगा, इसको लगाऊंगा, फिर अपन वापस स्टार्ट करेंगे। सही हो गया अभी? ठीक है। अब डियर, कभी आपने ये देखा कि जब किसी को स्ट्रेस आता है, जैसे लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं, क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, नोट बंद कर दिए थे मोदी सरकार ने, तो जिनके पास बहुत सारा पैसा था उनको बहुत सारा स्ट्रेस भी आया। तो क्या उनके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट था कि पीछे लगाया, ओ देखा यार आज तो 50 मेगा पास्कल चल रहा है, तो बताओ, कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है क्या स्ट्रेस को मेजर करने के लिए? भैया किसी किसी लड़के को स्टडी करते करते लोड आ गया,
तो वो उस लोड को कैसे पहचाने भैया कितना स्ट्रेस आ रहा है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है या नहीं? हाँ, हाँ, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर सर कैसे मेजर होता है? तो भैया पहचाना, शक्ल देख के पता लग जाता है किसको किसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा होगा। समझ में आ रही है बात? आपको भी आएगा, टेंशन मत लो, एग्जाम आने दो तो आपको भी स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने पे लकीरें आ जाती है चेहरों पे, चमक चली जाती है चेहरों की, जिसे बोला जाता है कि सरफेस फिनिश रिड्यूस हो जाता है। हाँ। ओके, अब आप आपके नाम लिख दिया करो। मुझे क्या है कि आपके इतने बड़े जीमेल आईडी है, पता नहीं लगता किसका नाम क्या है, इसलिए दो तीन नाम रटे हुए हैं मेरे। हाँ, दिमाग का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो डियर, फिर कैसे फील होता है? तो उसके चेहरे को देख के, उसकी बातों को सुन के आपको फील हो जाएगा। बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, किसी को जॉब का स्ट्रेस आता है, किसी को रिलेशन का स्ट्रेस आता है। तो आप तो समझदार हो, बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, लेकिन हैंडल करना आना चाहिए इंजीनियर को। अरे बीपी अलग चीज है भाई, बीपी अलग चीज है। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को करता है वो। हाँ, फ्लूइड को मेजर करता है वो, स्ट्रेस मेजर नहीं करता। ओके राजेंद्र। हाँ, चेन खो जाता है, रातों का नींद चली जाती है। तो आप लिख सकते हो स्ट्रेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। वेरी गुड डियर। सौंफ पढ़ने का रीजन ये है कि लाइफ में आज के बाद स्ट्रेस नहीं आएगी, और आएगी तो उसे रिमूव करने का तरीका भी है। भैया स्ट्रेस किसकी वजह से आ रही है? फोर्स लगा रहे हो कोई ना कोई फोर्स। जब कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हो तो दिमाग सोच रहा होगा कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर दिमाग का सोचना ही बंद कर दें तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? जीरो। तो जितने भी मेंटल डॉक्टर है जो इस स्ट्रेस को रिलीव करते क्या है, नींद की गोली दे देंगे। नींद की गोली दे देते हैं तो आदमी सोचना बंद कर देता है, सोचना बंद कर दिया, फोर्स जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, स्ट्रेस जीरो हो गई, स्ट्रेस चली गई बॉडी से। और और इंजीनियर हो आप तो, आपके पास तो और भी तरीके हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के, भूल जाते हो कुछ चीजें लेके। ओके शुभम। हाँ, तो इंजीनियर को बहुत कम स्ट्रेस आता है, इंजीनियर स्ट्रेस लेता ही नहीं है, और आता है तो उसको रिलीव करने के तरीके भी पता होता है उसे। वो पता उसे सब पता है किस टाइप से रिलीव होगा। तो दो हो गए अपने पास, कि एक मेजरेबल है, एक मेजरेबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बात करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने एक आंसर दिया था, सर प्रेशर इज ए प्रेशर जो प्रेशर होता है ना वो हमेशा नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। जो प्रेशर होता है वो हमेशा कौन से फोर्स की वजह से आता है? नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। तो प्रेशर फोर्स जो होता है आपके पास वो नॉर्मल होता है। तो प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है सर डियर, प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, प्रेशर फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है आपके सरफेस के। और स्ट्रेस क्या हो सकती है? स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स की वजह से भी आती है, और शियर फोर्स मतलब पैरेलल फोर्स की वजह से भी आती है, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। तो स्ट्रेस में भी नॉर्मल एज वेल एज शियर, स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है। तो स्ट्रेस में बी नॉर्मल एज वेल एज शियर।
हाँ राहुल, 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 ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने में कोई फायदा नहीं है। लिव फ्री, भगवान ने फ्री भेजा था, ऊपर से कोई स्ट्रेस नहीं थी आपके पास। नीचे आने के बाद आपने अपनी स्ट्रेस क्रिएट कर ली। आ जाइए, चौथा पॉइंट, चौथे डिफरेंस की, फोर्थ डिफरेंस पे बात करें। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर, टेंसर, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर क्वांटिटी है तो बताइए, प्रेशर में कोई डायरेक्शन होती है या नहीं? प्रेशर में कोई डायरेक्शन होती है या नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि स्केलर है, तो बताइए प्रेशर में कोई डायरेक्शन होती है या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। और जो बोल रहे नहीं होती और जो बोल रहे होती है? हाँ, स्ट्रेस परपेंडिकुलर और पैरेलल मैंने लिख दिया है। राजेंद्र, राजेश मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे ना, ये लिख दिया। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन आया कि आपने कहा पहले तो जो ये कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है वो गलत है। ठीक है, पहले तो वो सुधार ले अपनी एफएम को। ठीक है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है डियर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन होगी या नहीं? प्रेशर में डायरेक्शन होती है या नहीं? नहीं। अरे भैया, अगर 1 मिनट। अपन 2 मिनट में वापस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अब इसका रिचार्ज खत्म हो गया, मैं दूसरे वाले पीसी पे जा रहा हूँ, वहां स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ, तो वहां पे अपन वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका अगर वीडियो चला जाए तो वापस उसे रिफ्रेश करके वापस चला लेना, ठीक है? वापस उसे चला लेना। हाँ, वापस उसे वापस चला लेना। 2 मिनट में मैं दूसरे वाले पीसी पे जा रहा हूँ, या वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। तो वहां वापस चला लीजिए आप, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के वापस।